आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैग वर्ड्स की। ये टैग वर्ड्स ही ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे आप कम टाइम में भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर चूज कर सकते हैं। क्योंकि जो सीटेट में पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे ईबीएस की हो, चाहे मैथ्स की, चाहे संस्कृत की, वो इन्हीं टैग वर्ड से ही कवर हो सकती है। इतना ही नहीं, जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे पियाजे, बायगोस्की, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी इन टैग वर्ड्स का यूज किया हुआ है। जो जनवरी में एग्जाम हुआ है 21 जनवरी को, उनमें एक क्वेश्चन पूछा है। अभी हम आपको वो क्वेश्चन दिखाएंगे, तब आप समझ जाइएगा कि यदि आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है बायगोस्की की ना, लेकिन टैग वर्ड्स यदि पढ़े हैं तो भी आप उसका राइट आंसर चूज कर सकते हैं। क्योंकि 4 ही ऑप्शन रहते हैं, उनमें यदि 3 निगेटिव वर्ड दिया है, 1 पॉजिटिव वर्ड दिया है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि इन टैग वर्ड्स के थ्रू कैसे आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और ये टैग वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर एक एक करके इनके बारे में समझाएंगे। अब हम आपको टैग वर्ड्स के थ्रू थ्योरी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 21 जनवरी को एग्जाम में पूछा था। ये सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत का क्वेश्चन है, बट ये टैग वर्ड्स के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो भी आप टैग वर्ड्स के थ्रू इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि डैश दे के पूछ रहा है। ABCD करके 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। व्याख्यान एक निगेटिव वर्ड है, सिर्फ आप निगेटिव वर्ड के थ्रू इस क्वेश्चन को देखिएगा। ऑप्शन बी है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। दोहराव, रिकॉल शब्द भी, रटना भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। निष्क्रिय भी एक निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। हमने आपको बताया कि ये जो टैग वर्ड होते हैं ये आपकी पेडागोजी में तो हेल्पफुल होते ही हैं, बट जो थ्योरी के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, उनमें भी ये आपकी मदद करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपने यदि टैग वर्ड पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर बिना थ्योरी के, बिना सिद्धांत को पढ़े ही लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड के बारे में। क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको समझा दिया कि ये निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आपके एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो पॉजिटिव वर्ड क्या होता है? बच्चे या बच्चे से जुड़ी कोई भी चीज जहां बच्चा एक्टिव हो वो पॉजिटिव कहा जाता है, और वहीं जहां बच्चा एक्टिव नहीं हो, निष्क्रिय हो, वो क्या कहलाते हैं? निगेटिव वर्ड कहलाते हैं। आपके पेपर में जब ये निगेटिव वर्ड आएंगे तो आपके राइट आंसर नहीं होंगे। जहां ए आएंगे, पॉजिटिव वर्ड आएंगे, वो आपके राइट आंसर होंगे। बट जहां निगेटिव वर्ड ही पूछेगा कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, तब हम वहां पे निगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सक्रिय एक्टिव के बारे में। सक्रिय क्या होता है? जैसे आपने कोई खेल खिलाया या कुछ पढ़ाया बच्चों को, यदि बच्चा उसमें एक्टिव है, सक्रिय है खेलने के लिए, तब तो वो खेल सीख जाएगा। आप जो भी पढ़ाएंगे वो पढ़ना भी सीख जाएगा। वहीं यदि बच्चा निष्क्रिय है, पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं है या खेलने की उसकी इच्छा नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो जिस भी क्वेश्चन में एक्टिव वर्ड होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, पॉजिटिव वर्ड है। जहां निष्क्रिय होगा हमारा निगेटिव वर्ड है, ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। फिर है समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन को ही क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। यहाँ से कम 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन आने 100% कन्फर्म है, क्योंकि आजकल जो सीटेट का पेपर हो रहा है ना, वहां से क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एनईपी 2020 के दौरान होते हैं, बट उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज किया जाता है। आज जितना भी एग्जाम हो रहा है
सीटेट का, वो हर एक एग्जाम इसी पे बेस हो रहा है। ये क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है? तो बच्चे को आप जो भी समझा रहे हो, यदि बच्चे को आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, पढ़ा करके उससे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन लिखवाया, तो बच्चा उससे ना संतुष्ट रह के उसमें तर्क वितर्क जब करता है, वही क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। जैसे आपने उसको ग्रामर पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, कोई भी चीज पढ़ाया, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन का आंसर दिया, बट बच्चा क्या करता है, उसमें भी तर्क वितर्क करता है, अपनी सोच लगाता है, अपने तरीके से सोचता है, वही क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जा रहे हैं। फिर है मानकीकृत पाठचर्या हो या परीक्षा हो, कुछ भी हो, ये मानक शब्द जहां पे भी लिखा होगा ना, ये आपका निगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि मानक के द्वारा हमें नहीं पढ़ाया जाता। मानक मतलब होता है, जैसे लिखा है 30 में से आपको 15 नंबर लाने, 100% 15 नंबर आपको लाने हैं, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक मानक होता है। उसी तरह सीटेट का भी देखो एग्जाम में एक मानक तय होता है कि आपको 90 नंबर पे पास होना है यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, वहीं आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 82 नंबर लाने रहते हैं। तो कभी भी मानक शब्द किसी भी क्वेश्चन के आंसर में है तो आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है, चाहे वो मानक पाठचर्या हो, चाहे मानक परीक्षा हो, ये एक निगेटिव वर्ड है। हमें मानक के थ्रू नहीं पढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। फिर लिखा है व्याख्या परिभाषा रटना। व्याख्या लेक्चर जो मेथड होता है वो बड़े क्लास के लिए होता है, लेकिन आप बच्चों को लेक्चर मेथड या परिभाषा या रोट लर्निंग, ये सारे जो है ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। इनके बजाय आपको बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम देना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग देनी चाहिए। मतलब आप जो भी पढ़ाएं बच्चे को, उसका अर्थ बताएं बच्चे को, उसका अर्थ बच्चे को समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आए, बच्चे को व्याख्या दिए, व्याख्या दे करके चले गए, बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया। तो व्याख्यान विधि, रटना, परिभाषा, ये सारी चीजें क्या है, निगेटिव वर्ड है। जिस भी ऑप्शन में हमें दिखेगा हम उसको राइट आंसर नहीं मानेंगे। फिर है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से हल कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है। और वहीं अभिसारी क्या होता है, मतलब एक क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा नहीं। यदि वो तरीका आपको भूल गया तो आप उसका आंसर दे ही नहीं सकते। तो इससे बेटर तो यही है ना कि हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस फार्मूले से नहीं सेट हुआ तो हमने दूसरा यूज किया, दूसरे से नहीं हुआ हमने तीसरा यूज कर लिया। तो अपसारी चिंतन जो होता है, अपसारी चिंतन जो होता है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, अभिसारी एक निगेटिव वर्ड है। फिर है पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना। कभी भी एक टीचर को बच्चों को अलग अलग नहीं करना चाहिए कि तुम इस समाज से आए हो तो तुम आगे बैठोगे, या तुम पिछड़ी जाति के हो तो तुम पीछे बैठोगे। टीचर को सबको एक साथ मिला करके एक साथ बैठा के पढ़ाना चाहिए। फिर है नामांकित करना, मतलब लेबलिंग करना कि नहीं नहीं ये गधे बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पढ़ने आता, इन्हें पीछे बैठाओ, नहीं नहीं ये अच्छे मार्क्स लाते हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे, इन्हें आगे लाया जाए। एक टीचर को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब होता है सभी को एक समान शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव। फिर है दंड, सजा, भय। ये सारे वर्ड निगेटिव होते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग बच्चे को मार देते थे, बट अब वो चीजें टोटली बंद हो गई। आप बच्चे को डरा भी नहीं सकते हैं, उसे कोई सजा भी नहीं दे सकते, उसे दंड भी नहीं दे सकते। वही पॉजिटिव में लिखा है कि बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, सीखने का एक जरिया होती हैं। जैसे आप भी हुए, भले बच्चे नहीं आप बड़े हो गए हैं, आप यदि कोई चीज इसलिए ना सीखें कि वो हमसे गलती हो जाएगी तो मतलब क्या है कि आप मूर्ख हैं। त्रुटियां उसी तरह बच्चों के भी सीखने का एक जरिया होती हैं।
आप भी छोटे रहे होंगे तो एक ही बार में आपने ABCD लिखना नहीं सीखा होगा या क ख ग घ लिखना नहीं सीखा होगा। आपसे भी त्रुटियां हुई होंगी। तो त्रुटियां और भ्रांतियां जहां पे भी दिखे कभी भी आप उसे निगेटिव ना माने। ये ऐसे वर्ड हैं जो हमें हमारे पेडागोजी और सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल उनमें भी आते हैं। फिर है सहानुभूत। सहानुभूत मतलब सिर्फ मतलब एक अंदर से भाव पैदा करना। जैसे कोई बच्चा है, आपने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं पढ़ पाए, उसने बताया आपको मतलब की स्थिति नहीं ठीक थी, आपने यूं सुना और छोड़ दिया। दूसरी जगह होता है समानुभूत, मतलब आपने बच्चे से पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ पाए, तो आपने बच्चे की स्थिति समझी, उसे फ्री में पुस्तकें प्रोवाइड करवाई या कम दाम में प्रोवाइड करवाई जिससे वो पढ़ सके। समानुभूत होता है खुद को अपने उस जगह पे ढाल के देखना कि मतलब मैं नहीं होती, मेरे पास बुकें नहीं होती तो मैं कैसे पढ़ती। और सहानुभूत होती है कि मतलब हाँ उसके पास पुस्तकें नहीं है, बस एक हमदर्दी दिखाना। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये जो होता है ये पेडागोजी सॉल्व करने का समझ लो एक जान होती है पेडागोजी की। आप कोई भी आंसर टिक करें उससे पहले ये सोच लें कि उस क्वेश्चन का आंसर बच्चे के हक में जाना चाहिए, बच्चे के हित में जाना चाहिए, अनदर वो आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है। यदि पुस्तक केंद्रित जाता है तो भी आपका आंसर नहीं होगा, यदि शिक्षक केंद्रित जाता है तो भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित जो है वो एक निगेटिव वर्ड है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपका सारा जरिया क्या होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना। तो सेंटर में कौन होना चाहिए, बालक। फिर है अभिप्रेरणा। यदि आंतरिक अभिप्रेरणा दिया है तो वो पॉजिटिव वर्ड है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब यदि आप अंदर से मोटिवेट हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, यदि आप अंदर से मोटिवेट हैं तो आप उस चीज को कर जाएंगे। वही यदि आप इसलिए मोटिवेट हैं, बाह्य अभिप्रेरणा आपके अंदर है कि मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, मुझे मोबाइल मिलेगी, मुझे टीवी मिलेगा, मुझे लैपटॉप मिलेगा। तो ये क्या है, जिस दिन आप पास होंगे और मोबाइल पा जाएंगे या लैपटॉप पा जाएंगे उसी दिन आपकी अभिप्रेरणा मर जाएगी। और जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है कि नहीं मुझे पढ़ के आगे कुछ बनना है, तो ये लंबे समय तक चलती है और बाह्य अभिप्रेरणा कुछ ही समय बाद जाकर के रुक जाती है। उपेक्षा। उपेक्षा एक निगेटिव वर्ड है, वही अवसर जो होता है एक पॉजिटिव वर्ड है। आपको हर बच्चे को अवसर जरूर देना चाहिए, चाहे वो गरीब तबके का हो या अमीर तबके का हो या ऊंच जाति को हो या नीच जाति को। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ये हर बार फेल होता है तो इस बार भी फेल ही होएगा। आपको उस फेल बच्चे को भी अवसर देना चाहिए और किसी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, बैठ जाओ, ऐसा आपको किसी भी बच्चे को नहीं डांटना चाहिए। एक होता है हतोत्साहित, एक होता है प्रोत्साहित। प्रोत्साहित मतलब आप 100 में से 80 नंबर लाए या 100 में से 60 नंबर लाए तो भी हम आपको डांटे नहीं, सिर्फ इंक्रीज करें कि जो भी किया बेटा अच्छा किया, पेपर हार्ड आया था, तुमने अच्छा किया, इतना नंबर पाया तो भी अच्छा है। एक होता है 100 में से 80 नंबर लाया तो भी डांट खाया कि इतना नंबर क्यों लाया, पड़ोसी वाले का बच्चा तो 90 नंबर लाया, तुमने 80 नंबर लाया 100 में, ऐसा कैसे होगा। तो ये क्या होगा, जब नेक्स्ट एग्जाम देगा ना तो 80 से भी कम लाएगा और ये क्या होगा 60 से भी ऊपर चला जाएगा। फिर क्या है क्षेत्र भ्रमण लिखा है मैंने। बच्चे को आप पढ़ाएं, पढ़ाने के साथ साथ उसे क्षेत्र का भ्रमण कराएं, जिससे उसका क्या होता है माइंड डेवलप होता है, उसे चीजें सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं और वो आगे मोटिवेट होता है। फिर एक होता है योगात्मक आकलन और एक होता है रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जो होता है वो लास्ट में किया जाता है, ईयर में, साल के अंत में किया जाता है, और रचनात्मक आकलन जो होता है वो बीच बीच में किया जाता है, साप्ताहिक या महीने में एक बार। रचनात्मक आकलन इसलिए पॉजिटिव माना जाता है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपने बीच में ही उसका असेसमेंट कर लिया, उससे आपको पता चल जाता है कि इसे कितनी चीजें समझ में आई कितना नहीं, और एक टीचर को भी अंदाजा लग जाता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना तो उसमें टीचर समझ जाता है कि ये चीजें बच्चों को समझ में आई, इतनी नहीं आई, वो खुद में भी सुधार ला सकता है। और वही योगात्मक आकलन जो होता है वो साल में एक बार जब होगा तो ना तो टीचर ही अच्छे से पढ़ा पाएगा, ना ही स्टूडेंट को सुधारने का मौका मिल पाता है।
फिर है एकल संस्कृति को बढ़ावा देना। सिर्फ एक ही संस्कृति को बढ़ावा देना ये एक निगेटिव वर्ड है, वहीं बहुल संस्कृत को बढ़ावा देना एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। अलग अलग संस्कृत संप्रदाय के लोग जब एक क्लास में पढ़ते हैं तो उससे अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्रिएटिविटी जागृत होती है, वो अलग अलग भाषाओं को अर्जित करते हैं। तो बहुल संस्कृति जो होती है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। ये इतने टैग वर्ड्स के बाद कुछ ऐसे होते हैं निगेटिव टैग वर्ड और कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कहीं पे भी किसी भी वाक्य में आपको केवल दिखाई दे, केवल, मात्र, सिर्फ, ये सारे वर्ड कैसे हैं? ये सारे वर्ड एक निगेटिव वर्ड है। ये जहां पे भी आपको दिखाई देंगे वो आपके राइट आंसर नहीं हो सकते। जैसे दे देता है केवल इन्हीं लोगों को क्लास में बैठाया जाए, या केवल इसी पुस्तकों से ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब जहां पे भी केवल वर्ड यूज हो या सिर्फ हो, ओनली हो, ये सारे वर्ड निगेटिव वर्ड होते हैं। कुछ पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे भी हमने ऐड नहीं कर पाए, उनको भी आप लिख सकते हैं। जैसे मातृभाषा, आप किसी भी बच्चे को कुछ भी ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले आप उसे उसकी मातृभाषा में ज्ञान देते हैं। मातृभाषा एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, क्योंकि एनईपी 2020 और एनसीईआरटी 2005 भी कहता है कि बच्चे की जो पहली लैंग्वेज होगी वो उसकी मातृभाषा ही होगी। फिर है बहुभाषिकता, ये भी जहां पे भी आपको दिखेगा वही आपका राइट आंसर होगा। बहुभाषिकता को एक संसाधन माना है, एक रिसोर्स माना है। फिर है वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। तो ये कुछ निगेटिव वर्ड वहां लिखने का जगह नहीं था, इसके लिए हमने यहां लिख दिया। इसमें एक दो और ऐड कर सकते हैं आप। संवेदनशील, आप बच्चे को हमेशा ही संवेदनशील बनाएं, उसके इन्वायरमेंट के प्रति उसके अंदर संवेदनशीलता की भावना जागृत करें, जिससे वो कहीं पे भी जाए तो एडजस्ट हो जाए। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप इन्हीं के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इन वर्ड के थ्रू। ये वर्ड सच में ऐसे हैं कि आप इन्हें अच्छे से यदि इनके वर्ड को और इन सारे चीजों को पेडागोजी सॉल्व करने में मैच करके देखेंगे तो ये सारे वर्ड एज इट इज आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो इन सबको आप लिख लीजिएगा। आई थिंक आपको टोटली चीजें समझ में आ गई होगी। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।